Bismillahirrahmanirrahim. My dear student, today our topic is hormone, their classification and feedback system. The word hormone is derived from Greek word which mean to excite or set in motion. The term hormone was coined by English physiologist Sterling in 1905. From definition point of view, hormone are specialized organic chemical messenger produced and secreted by endocrine glands or tissues in order to regulate the physiological activities and maintain homeostasis. हार्मोन हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं और ऐसे केमिकल मैसेंजर्स है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स या टिश्यूज जो है उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं और वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो इन हार्मोन को फिर सिक्रीट करते हैं। क्यों? जो हमारे पास बॉडी के अंदर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, उन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को ये हार्मोन रेगुलेट करते हैं और उसी के साथ साथ हमारे पास क्या होता है, बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस यानी बैलेंस को मेंटेन करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी, द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन्स इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। अब हमारे पास देखें तो बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जिस तरह हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, गोनेड्स है। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स और इन एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन की स्टडी को हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इज टारगेट सेल्स। टारगेट सेल्स हैज स्पेशल रिसेप्टर फॉर केमिकल मैसेंजर। टारगेट सेल हमारे पास बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जिनके ऊपर हार्मोन के लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो ये हार्मोन जाके उन रिसेप्टर के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ द टारगेट सेल्स, दैट आर जर्नल टारगेट सेल्स एंड स्पेसिफिक टारगेट सेल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जर्नल टारगेट सेल्स एंड स्पेसिफिक टारगेट सेल? So the first one is general target cell. When all the body cells are the target of hormone, then such cells are called general target cell. यानी हमारे पास बॉडी के अंदर हर एक जो सेल है, जब वो किसी स्पेसिफिक हार्मोन के लिए टारगेट सेल के तौर पर एक्ट करते हैं तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, जनरल टारगेट सेल। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन। For growth hormone, all the body cell act as target cells because all the body cell contain receptor for the growth hormone. यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्रोथ हार्मोन के केस में बॉडी का जो हर सेल है वो टारगेट सेल के तौर पर एक्ट कर रहा है, क्योंकि हर एक बॉडी सेल के ऊपर ग्रोथ हार्मोन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है। सो ऑल द बॉडी सेल्स आर जर्नल टारगेट सेल फॉर द ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक टारगेट सेल्स। When cells of specific organ are the target of hormone, जब हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन है और उस ऑर्गन के अंदर जो सेल्स है वो किसी हार्मोन के लिए टारगेट सेल के तौर पर जब एक्ट करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक टारगेट सेल। अब इस केस में बॉडी के हर सेल के ऊपर जो है वो उस स्पेसिफिक हार्मोन के लिए रिसेप्टर नहीं पाए जाते, बल्कि स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनके ऊपर उस स्पेसिफिक हार्मोन के लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं। For example, antidiuretic hormone. The antidiuretic hormone is secreted by posterior lobe of the pituitary gland. This hormone enter into the blood and along with blood, this hormone circulate throughout the body, but its target cells are present only on the nephron tubules. यानी इनके जो टारगेट सेल्स है वो सिर्फ और सिर्फ नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है, बिकॉज the nephron tubule cells contain receptor for antidiuretic hormone. So such cells are called specific target cells. Classification of hormones. Hormones are classified into 5 different categories according to chemical nature, mechanism of action, nature of action, effect and stimulation of endocrine glands. The first category is according to the chemical nature. According to chemical nature, hormones are classified into different groups such as steroid hormones. Steroid hormones are derived from cholesterol. स्टीरॉइड जो हार्मोन हमारे पास होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं और कोलेस्ट्रॉल हमारे पास का एक स्टीरॉइड है। सो फॉर स्टीरॉइड हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल एक्ट एज अ
प्रिकर्सर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर के तौर पर एक्ट करते हैं, रॉ मटेरियल के तौर पर एक्ट करते हैं। सो ऐसे जो हमारे पास हार्मोन होते हैं उनका जो बेसिक स्केलेटन होता है वो कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। एग्जाम्पल ऑफ सच हार्मोन आर टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। Testosterone are the male sex hormone produces in the testes, while estrogen and progesterone are the female sex hormone produces in the ovaries. Amine hormones. Amine hormones are the derivative of amino acid tyrosine. यानी ये जो हमारे पास होते हैं हार्मोन, ये टायरोसिन अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं, एंड टायरोसिन इज अ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड. So for these hormone, tyrosine amino acid act as a precursor. Example of such hormone are T3, T4, epinephrine and norepinephrine, etc. T3 and T4 are secreted by thyroid gland, while epinephrine and norepinephrine are secreted by the adrenal medulla of adrenal gland during the condition of stress and emergency. Peptide hormone. Peptide hormone are made up of few amino acid residues only and present as small linear chain. यानी जो हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं ये थोड़े से अमाइनो एसिड से, कुछ अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं और इनका सिंपल जो है वो लीनियर चेन या स्ट्रेट चेन के फॉर्म में इनका स्ट्रक्चर होता है. एग्जाम्पल ऑफ सच हार्मोन आर ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, एंड बोथ द ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन आर कंसिस्ट ऑफ 9 अमाइनो एसिड, and these two hormones are secreted by posterior loop of the pituitary gland. Next one is protein hormones. Protein hormones are also made up of amino acid residues which are much more in number. अब पेप्टाइड हार्मोन की तरह जो हमारे पास प्रोटीन हार्मोन्स है ये भी क्या होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है. विद रिस्पेक्ट टू पेप्टाइड हार्मोन, protein hormone contain large number of amino acids. These hormones have their own primary, secondary and tertiary conformation or structure. For example, insulin, glucagon and somatotrophic hormone, etc. Insulin and glucagon are secreted by the pancreas, while somatotrophic hormone is secreted by the anterior lobe of pituitary gland. Glycoprotein hormone. Glycoprotein hormone are the conjugate of protein and carbohydrates. यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन कौन से होते हैं, जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कंबाइन होके जो कंजुगेट्स मॉलिक्यूल बनाते हैं उनको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन. और ऐसे जो हमारे पास हार्मोन होते हैं इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप होते हैं दे आर मेनोज, ग्लेक्टोज, फ्यूकोज, एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, follicle stimulating hormone, thyroid stimulating hormone. All these three hormones are glycoprotein in nature and secreted by anterior lobe of the pituitary gland. Next is eicosanoid hormone. These hormones are small fatty acid derivatives, usually a variety of arachidonic acid. ये जो हमारे पास हार्मोन्स होते हैं ये किसके डेरिवेटिव्स है, स्मॉल चेन फैटी एसिड with a variety of arachidonic acid. Arachidonic acid is polyunsaturated fatty acid which is consists of 20 carbon atom and 4 double bond. For example, prostaglandin. Prostaglandin hormone is found in almost each and every cell of the body, and this hormone perform variety of function in our body, such as this hormone act on the thermoregulatory center of brain, that is hypothalamus, to initiate the fever. Similarly, this hormone is produced at the site of injury and infection in order to initiate the inflammatory response. यानी ये हार्मोन हमारे पास क्या करता है, ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस जिसको हम थर्मोरेगुलेटरी सेंटर कहते हैं, जो हमारे पास बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ये उसके ऊपर एक्ट करता है और फीवर काज करता है. ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे पास क्या है, कोई इंजरीज बॉडी के अंदर होती है या किसी पॉइंट पे बॉडी के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे दो पॉइंट पे भी ये हमारे पास हार्मोन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है और वहां पे ये क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को काज करता है. द सेकेंड कैटेगरी इज ऑन द basis of mechanism of action. On the basis of mechanism of action, hormones are classified into two groups.
दैट इज ग्रुप 1 हार्मोन एंड ग्रुप 2 हार्मोन। सबसे पहले हम इसमें से लेंगे ग्रुप 1 हार्मोन को। ग्रुप 1 हार्मोन बाइंड टू द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर टू फॉर्म हार्मोनल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हमारे पास ये ऐसे हार्मोन होते हैं जिनके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेल, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इनसाइड द सेल जाते हैं और वहां पे अपने रिसेप्टर के साथ कंबाइन होके HRC बनाते हैं, दैट इज द हार्मोनल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। These hormones are lipophilic in nature. So due to lipophilic in nature, they can easily cross the lipid bilayer of plasma membrane. That is why their receptor are present inside the plasma membrane. यानी लिपोफिलिक नेचर की वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को easily क्रॉस कर सकते हैं, तो इस वजह से इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो इनसाइड द सेल पाए जाते हैं। एंड दीज हार्मोन आर द डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल except the T3 and T4, which are the derivative of tyrosine amino acid. These hormones are transported in blood in association with proteins. यानी ये हमारे पास क्या होते हैं, ब्लड के अंदर फ्री फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होते, बट दे रिक्वायर्ड अ कैरियर प्रोटीन। इनको कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है और उस कैरियर प्रोटीन्स की मदद से ब्लड के अंदर इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। एंड दीज हार्मोन हैव लॉन्गर हाफ लाइव्स, that is few hours to few days. Example of such hormone are estrogen, progesterone, testosterone, T3 and T4, etc. Next one is group 2 hormones. Group 2 hormones bind to the plasma membrane receptors. ये हमारे पास क्या है, ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनके लिए रिसेप्टर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये हार्मोन आके उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स है उसके साथ अटैच होके HRC बनाता है, दैट इज द हार्मोनल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। एंड these hormones then stimulate the second messenger which in turn perform the biochemical function. यानी ये हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर है सरफेस के ऊपर उसके साथ अटैच होते हैं और फिर ये सेकेंड मैसेंजर को जाके क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और रिमेनिंग जितना फंक्शन है बायोकेमिकल फंक्शन होते हैं वो ये सेकेंड केमिकल मैसेंजर जाके परफॉर्म करते हैं। एंड दीज हार्मोन आर लिपोफोबिक इन नेचर। सो ड्यू टू लिपोफोबिक नेचर दे कैन नॉट cross the lipid bilayer of plasma membrane. That is why their receptors are present on the surface of plasma membrane and they are usually transported in free form. अब ब्लड के अंदर ऐसे हार्मोन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ये क्या होता है, इनको किसी कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत नहीं होती, ये फ्री फॉर्म में क्या होता है ट्रांसपोर्ट है। जिस तरह ऊपर हमने ग्रुप 1 हार्मोन का पढ़ा है तो वहां पे क्या है, उनको कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन ये जो हमारे पास ग्रुप 2 के हार्मोन है इनको किसी कैरियर की जरूरत नहीं होती है, ये फ्री फॉर्म में ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। एंड दे हैव शॉर्ट हाफ लाइफ, इनकी जो हाफ लाइफ होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है, दैट इज फ्यू मिनट्स। Group 2 hormones are further divided into 3 categories on the basis of chemical nature of second messenger. जिस तरह आपको पीछे बता दिया कि इनको क्या होता है, ये सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करते हैं, तो सेकंड मैसेंजर के नेचर के बेस पे ग्रुप 2 हार्मोन को हम फर्दर जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब वो कैटेगरीज कौन सी हमारे पास, नंबर 1 व्हेन द सेकंड मैसेंजर इज साइक्लिक AMP, यानी जब हमारे पास सेकंड मैसेंजर जो है वो साइक्लिक AMP होता है। एग्जांपल ऑफ सच हार्मोन्स आर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक्सेट्रा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक डायग्राम जो है वो नज़र आ रहा है, ये एक सेल का डायग्राम शो किया हुआ है और ये जो बाहर ये एरिया नज़र आपको आ रहा है ये क्या है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये क्या है, हार्मोन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है और ये हमारे पास क्या है, हार्मोन है। ये हार्मोन जब आएगा तो इस रिसेप्टर के साथ क्या होगा, अटैच होगा ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू फॉर्म द HRC, दैट इज हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स। जब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनेगा तो ये क्या करता है, ATP को कन्वर्ट करता है साइक्लिक AMP। अब ये साइक्लिक AMP यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेकंड मैसेंजर के तौर पर एक्ट कर रहा है एंड इट कंट्रोल द रिमेनिंग बायोकेमिकल फंक्शन, यानी जो बायोकेमिकल फंक्शन है रिमेनिंग वो ये साइक्लिक AMP जो सेकंड केमिकल मैसेंजर है ये जाके क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, सेकंड केमिकल मैसेंजर जो कि ग्रुप 2 हार्मोन के लिए रिक्वायर्ड होता है और ये हमारे पास क्या है, इसकी फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी
व्हेन द सेकेंड मैसेंजर इज फॉस्फोलिपिड, एनोसिटोल और कैल्शियम। जब हमारे पास क्या होगा, फॉस्फोलिपिड, एनिस्टोल और कैल्शियम जो है वो क्या होगा, सेकंड मैसेंजर के तौर पर एक्ट करेगा। और ऐसे हार्मोन जो हमारे पास है वो क्या है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गैस्ट्राइन एक्सेट्रा। द फर्स्ट टू हार्मोन दैट इज TRH and GnRH, these two are secreted by the hypothalamus, while the third one that is gastrin is secreted by the wall of stomach. Third category is when second messenger is unknown. जब ग्रुप 2 के हार्मोन के लिए हमारे पास सेकंड मैसेंजर जो है वो अननोन होता है, तो इसको हम थर्ड कैटेगरी के अंदर प्लेस करते हैं। जिस तरह हमारे पास हार्मोन हो गए, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन हो गया, ठीक है, इंसुलिन हमारे पास हो गया, ऑक्सीटोसिन हमारे पास हो गए। तो ऐसे हार्मोन के लिए जो सेकंड मैसेंजर है वो हमारे पास क्या है, अननोन है। और ऐसे हमारे पास ग्रुप 2 के हार्मोन जिनके लिए सेकंड मैसेंजर अननोन है, उसको हम थर्ड कैटेगरी के अंदर प्लेस करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्शन। तो इसमें हमारे पास जो पहला ग्रुप आता है वो है लोकल हार्मोन। सो व्हाट आर लोकल हार्मोन? दीज हार्मोन हैव स्पेसिफिक लोकल इफेक्ट बाय पैराक्राइन सिक्रीशन। क्या मतलब इसका हुआ कि ये जो हमारे पास हार्मोन होते हैं, ये अपने नियर बाई सेल, जो इनके नज़दीक सेल्स होते हैं, उनके ऊपर अपना इफेक्ट शो करते हैं बाय द पैराक्राइन सिक्रीशन। फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सेकेंड ग्रुप जो इनमें हमारे पास आता है वो है जर्नल हार्मोन। These hormones are transported by circulation to the distal target organ or tissue. यानी ये हमारे पास कैसे हार्मोन होते हैं? ये हार्मोन अपने सेल से या एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होके ब्लड के अंदर जाते हैं, और ब्लड फिर इनको बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल तक जाके कैरी करता है, और वहां पे ये क्या करते हैं, अपने टारगेट सेल को इफेक्ट करते हैं। दैट इज अवे फ्रॉम देयर लोकेशन, यानी इन हार्मोन के लोकेशन से वो सेल क्या होते हैं, अवे होते हैं। तो ऐसे हार्मोन को फिर हम क्या कहते हैं, जनरल हार्मोन। फॉर एग्जांपल इंसुलिन एंड थायराइड हार्मोन एक्सेट्रा। अब यहां पे अगर हम देखें, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियास। यहां पे हमारे पास क्या है, इंसुलिन जो है वो पेनक्रियास सिक्रेट करता है इन रिस्पॉन्स टू हाई ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड। So this hormone deposit the extra glucose into the liver in the form of glycogen. अब ये हमारे पास क्या होगा, एक जर्नल हार्मोन है। नेक्स्ट कैटेगरी इज अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट। इसमें जो हमारे पास पहली कैटेगरी आती है हार्मोन की वो है काइनेटिक हार्मोन्स। काइनेटिक हार्मोन में कॉज पिगमेंट माइग्रेशन, मसल कंट्रैक्शन, ग्लैंडुलर सिक्रीशन एक्सेट्रा। ये हार्मोन हमारे पास क्या करते हैं, बॉडी के अंदर पिगमेंट की माइग्रेशन करते हैं, मसल की कंट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और इसी के साथ साथ क्या होते हैं, ग्लैंडुलर सिक्रीशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एपिनेफ्राइन एक्सेट्रा। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द मीडियन लूप ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, व्हाइल एपिनेफ्राइन इज सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल मेडुला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। सेकेंड ग्रुप इज मेटाबॉलिक हार्मोन। These hormones change the rate of metabolism and balance the reaction. ऐसे हार्मोन जो हमारे पास बॉडी के अंदर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को चेंज करते हैं और रिएक्शन के अंदर बैलेंस लाते हैं, इनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक हार्मोन। अब बैलेंस द रिएक्शन से क्या मतलब है कि हमारे पास बॉडी के अंदर अगर एक सब्सटेंस है वो अपने लेवल से बहुत हाई हो रहा है या अपने लेवल से कम हो रहा है, तो आपके पास क्या है, रिएक्शन के अंदर डिस्टर्बेंस आ रही है। तो ये उस सब्सटेंस के लेवल को क्या करते हैं, नॉर्मल लेवल पे लेके आते हैं, ठीक है, उसके होमियोस्टेसिस को क्या करेंगे, बॉडी के अंदर मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पैराथॉर्मोन एक्सेट्रा। थर्ड ग्रुप जो इनमें हमारे पास आते हैं वो है मॉर्फोजेनेटिक हार्मोन्स। दीज हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ये हमारे पास जो हार्मोन होते हैं मॉर्फोजेनेटिक, ये ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड हार्मोन एक्सेट्रा। नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज द फिफ्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें जो हमारे पास पहला ग्रुप आता है हार्मोन का, उसको हम कहते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स। These hormones stimulate the other endocrine gland for secretion. ट्रॉफिक हार्मोन क्या होते हैं, ये ऐसे हार्मोन है जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड से उनकी सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं
For example, TSH, that is thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone is secreted by the anterior lobe of pituitary gland. This hormone then enter into the blood and blood carry it towards the thyroid gland. It acts on the thyroid gland to secrete the thyroxine hormone. अब यहाँ पे क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको प्रोड्यूस कर रहा है और ये जाके दूसरा जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं उसके ऊपर एक्ट करता है ताकि वो क्या करे, थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करे. इसी तरह सेकंड वन हमारे पास क्या है, ACTH, दैट इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन. इट इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड and carried by blood toward the adrenal gland and act on the adrenal cortex of the adrenal gland to secrete its hormone. Second group is non-trophic hormone. What are non-trophic hormone? These hormone exert their effect on non-endocrine target tissues. यानी ये जो हमारे पास हार्मोन होते हैं ये ट्रॉफिक हार्मोन के क्या है, अपोजिट है. ये दूसरे एंडोक्राइन सेल्स या एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है उनके ऊपर एक्ट नहीं करते. अदर देन एंडोक्राइन जो टारगेट टिश्यूज है ये उनके ऊपर क्या करते हैं, अपना इफेक्ट शो करते हैं. फॉर एग्जांपल TH, दैट इज द थायराइड हार्मोन. थायराइड हार्मोन इंक्रीज द ऑक्सीजन कंजम्पशन रेट एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सेल. हमारे पास थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये बॉडी के हर सेल के अंदर जो है वो ऑक्सीजन के कंजम्पशन रेट को इंक्रीज करता है और उसी के साथ हमारे पास क्या है, डिफरेंट सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है उन एक्टिविटीज़ को ये क्या करता है, इन्हांस करता है. तो ऐसे जो हमारे पास हार्मोन्स होते हैं जो नॉन एंडोक्राइन टारगेट टिश्यू का इफेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं नॉन ट्रॉफिक हार्मोन्स. नेक्स्ट वन इज फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ऑफ हार्मोन सिक्रीशन. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर कब हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो स्टार्ट होगी, कब उसकी सिक्रीशन रिड्यूस होगी या स्टॉप होगी. Although hormones are always present in small amount in endocrine cells or gland, but they are not secreted continuously. हमारे पास क्या होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स या ग्लैंड के अंदर हर टाइम स्मॉल अमाउंट में, सम अमाउंट में जो है वो क्या होते हैं, हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूसली उन ग्लैंड से सिक्रीट नहीं होते. कब इनकी सिक्रीशन होगी, दे आर सिक्रीटेड व्हेन द एनिमल रिक्वायर्ड टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस. जब किसी एनिमल को होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है तो उस टाइम एंडोक्राइन ग्लैंड से ये हार्मोन क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं. अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मॉनिटर चेंजेस इन द एनिमल or in the external environment and send information to the central control unit such as central nervous system which make the adjustment. Next are types of feedback control system of hormone secretion. So there are two types of feedback control system of hormone secretion, that is negative feedback mechanism and positive feedback mechanism. Next हम देखेंगे कि हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है और कब किसी एनिमल के बॉडी के अंदर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है और कब किसी एनिमल के बॉडी के अंदर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो अकर करता है. सो द फर्स्ट वन इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म अकर व्हेन द ओरिजिनल इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस इज रिड्यूस्ड बाय द आउटपुट. अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जो हमारे पास हार्मोन सिक्रीट होता है किसी स्टिमुलस के रिस्पांस में, वही स्टिमुलस उस हार्मोन के सिक्रीशन की रिडक्शन या स्टॉप होने का बायस बनता है. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नॉर्मलाइज द थिंग व्हेन दे स्टार्ट बिकमिंग टू एक्सट्रीम. यानी हमारे पास बॉडी के अंदर कोई चेंज है वो एक एक्सट्रीम की तरफ जाता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है उस सब्सटेंस का लेवल या बहुत ज़्यादा लो होता है, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है, उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आता है. ठीक. अब ये 2 पॉइंट आपको जो नेक्स्ट एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा उससे क्या होगा, क्लियर होगा कि किस तरह ये क्या होता है, हमारे पास एक एक्सट्रीम कंडीशन को मेंटेन करते हैं. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड. अब यहाँ पे ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देखें द नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ह्यूमन ब्लड इज 90 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड. यानी ब्लड के अंदर जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है वो 90 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड है. इफ दिस लेवल
increases from 90 milligram per 100 ml of blood. It is detected by the beta cell of pancreas. अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल लेवल से ब्लड के अंदर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे पेनक्रियास के अंदर स्पेशल टाइप्स के सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं बीटा सेल्स. वो बीटा सेल इसको क्या करेगा, हाई लेवल को डिटेक्ट करेगा. एंड दीज बीटा सेल विल सिक्रीट अ हार्मोन नॉन एज इंसुलिन. यानी बीटा सेल उसके रिस्पॉन्स में क्या करेंगे, इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करेंगे. द इंसुलिन हार्मोन विल इंटर इनटू द ब्लड and deposit the extra amount of glucose into the liver and muscle cells in the form of glycogen. So the formation of glycogen from glucose is known as glycogenesis. यहाँ पे क्या होगा, इंसुलिन ब्लड के अंदर आएगा और ब्लड से एक्स्ट्रा अमाउंट का जो ग्लूकोज है उसको डिपॉजिट करेगा लिवर और मसल सेल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. तो यहाँ पे जब ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज डिपॉजिट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, दोबारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा. दैट इज 90 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड. जब यहाँ पे लेवल हमारे पास नॉर्मल हो जाता है तो यहाँ से क्या होगा, इंसुलिन की सिक्रेशन बीटा सेल से स्टॉप हो जाती. अब यहाँ पे अगर आप देखें, वही हार्मोन जब ग्लूकोज लेवल हाई था तो उस हार्मोन यानी इंसुलिन के सिक्रेशन का बाइस बन रहा था, लेकिन उसी ग्लूकोज का लेवल जब हमारे पास ब्लड के अंदर नॉर्मल हो गया तो वो इंसुलिन के स्टॉप होने का बाइस बन रहा है. इस तरह का जो मैकेनिज्म हमारे पास होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है, कि जिसमें हमारे पास क्या होता है, जो स्टिमुलस हार्मोन के सिक्रीशन का बाइस बन रहा था वही स्टिमुलस हार्मोन के स्टॉप या रिड्यूस होने का भी बाइस बन रहा है. ऑन द अदर हैंड, when the blood glucose level decreases from the normal level, again it is detected by the cell of pancreas, but in this case these cells are alpha cell of the pancreas, and in response these alpha cell will secrete another hormone known as glucagon. This glucagon will enter into the blood and the blood will carry it towards the liver. Inside the liver, this hormone act on the store ग्लाइकोजन एंड कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज. यानी जो स्टोर ग्लाइकोजन था उसको दोबारा वापस क्या करेगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस. दिस ग्लूकोज विल एंटर इनटू द ब्लड एंड द ब्लड ग्लूकोज लेवल अगेन बिकम नॉर्मल. सो व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम नॉर्मल, द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन विल स्टॉप. यहाँ पे क्या होगा, दोबारा हमारे पास ग्लूकागॉन की सिक्रीशन जो है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. तो ये हमारे पास क्या था, पहला एग्जांपल था जिसको हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड. द सेकंड एग्जांपल इज रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल इन द ब्लड. In human blood, the normal calcium level is 9 to 11 milligram per 100 ml of blood. If this level increases from the normal level, this increased level is detected by a gland known as thyroid gland, and in response the thyroid gland will secrete a hormone known as calcitonin. This calcitonin enter into the blood and deposit the extra amount of calcium into the bone. ये क्या करेगा, यहाँ पे जब कैल्शियम का लेवल हाई होता है थायराइड ग्लैंड उसको डिटेक्ट करेगा और एक हार्मोन को सिक्रीट करेगा जिसको हम क्या कहेंगे, कैल्सिटोनिन हार्मोन. ये कैल्सिटोनिन हार्मोन ब्लड के अंदर एंटर होगा और ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है उसको उठा के बोन्स के अंदर क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा. एज ए रिजल्ट ऑफ विच द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड बिकम नॉर्मल. When the calcium level become normal in the blood, the secretion of calcitonin become stop. यहां पे अगर हम देखें, एक तो ये क्या कर रहा है, कैल्सिटोनिन जो है वो बोन्स के अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट कर रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ कैल्शियम लेवल के मेंटेन करने के लिए दो तरह के और भी फंक्शन परफॉर्म करता है. जिस तरह हमारे पास क्या होती है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टाइन के अंदर, सो इट स्टॉप द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द इंटेस्टाइन बिकॉज ऑलरेडी द ब्लड कैल्शियम लेवल इज हाई. The second function is it act on the nephron tubule to stop the reabsorption of calcium. ये नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करेगा और वहां से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उससे कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को भी क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, स्टॉप करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल
हाई है, और जब कैल्शियम लेवल नॉर्मल होगा तो ये कैल्सिटोनिन की सिक्रीशन स्टॉप हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, if the calcium level in the blood decreases, this decreased level of calcium in the blood is detected by another gland known as parathyroid gland, and in response the parathyroid gland will secrete a hormone known as parathormone. This parathormone enter into the blood and the blood carries it towards the bones. Inside the bones, it acts on the osteoclast cell to secrete the stored calcium into the blood in order to maintain the blood calcium level. यहाँ पे ये क्या करेगा, बोन्स के अंदर सेल के ऊपर एक्ट करेगा जिसके अंदर कैल्शियम स्टोर है, और वहां से ये क्या करेगा, कैल्शियम को सिक्रीट करेगा ब्लड के अंदर, ताकि ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर सके। इसी के साथ साथ ये क्या करेगा, दिस पैराथॉर्मोन आल्सो इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये क्या करेगा, इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करेगा, एंड इट आल्सो इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन ट्यूब्यूल के अंदर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से भी कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इन ऑर्डर टू राइज द ब्लड कैल्शियम लेवल। बट व्हेन द ब्लड कैल्शियम लेवल बिकम नॉर्मल, the secretion of parathormone becomes stopped. So it is the second example of negative feedback mechanism. The next one is positive feedback mechanism. It occurs when the original effect of the stimulus is enhanced by the output. इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास किसी स्टिमुलस के रिस्पांस में अगर कोई हार्मोन सिक्रीट होता है तो वो स्टिमुलस फर्दर उस हार्मोन की सिक्रीशन को इन्हांस करेगा, इंक्रीज करेगा, वो उसके स्टॉप होने का बायस नहीं बनता। मीन इट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म द कंडीशन बिकम एक्सट्रीम, यानी इस तरह के मैकेनिज्म में हमारे पास जो कंडीशन है वो एक्सट्रीम की तरफ जाती है, यानी वो स्टिमुलस जो है हार्मोन की सिक्रीशन को इन्हांस करेगा, फर्दर इंक्रीज करेगा, और कंडीशन हमारे पास क्या होगी, एक्सट्रीम लेवल की तरफ जाएगी। अब ये जो 2 पॉइंट्स है वो आपको फर्दर 2 एग्जांपल जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उससे क्लियर होगी, जिसमें से पहला एग्जांपल हमारे पास है चाइल्ड बर्थ। व्हेन हेड ऑफ द बेबी एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ सर्विक्स, a message or nerve impulse is sent towards the brain, and the brain then give message to the posterior loop of the pituitary gland to secrete a hormone known as oxytocin. This oxytocin hormone enter into the blood and the blood carry it towards the uterus, where it cause strong contraction of the uterine muscle. As the baby head exert more pressure on the cervix, it results in the secretion of more oxytocin hormone, and this oxytocin hormone will cause more contraction of the uterine muscle, and the secretion of this oxytocin hormone will remain continuous until the childbirth occur. यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो कंटिन्यूस रहेगी जब तक चाइल्ड की बर्थ नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, क्या है, एग्जाम्पल है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। जो सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का आता है वो है मिल्क सिक्रीशन बाय अ मदर मेमोरी ग्लैंड। व्हेन द बेबी स्टार्ट टू सक द मेमोरी ग्लैंड ऑफ मदर, अ नर्व इंपल्स इज सेंट टुवर्ड्स द हाइपोथैलेमस। In response to this nerve impulse, the hypothalamus send message towards the posterior loop of pituitary gland in order to secrete 2 different types of hormone, that is prolactin and oxytocin. ये क्या करेगा, जब बेबी जो है वो मेमोरी ग्लैंड को सक करता है तो नर्व इंपल्स जाता है हाइपोथैलेमस की तरफ, और उस नर्व इंपल्स के रिस्पांस में हाइपोथैलेमस किसको मैसेज देता है, पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो 2 तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। These 2 hormones, prolactin and oxytocin, perform 2 different functions. The prolactin hormone act on the glandular cells and duct of mammary gland in order to enhance the milk production. ये क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड के अंदर डक्ट और ग्लैंडुलर सेल्स के ऊपर एक्ट करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क को प्रोड्यूस करे। While oxytocin hormone help in the ejection of milk from the mammary gland, यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये मेमोरी ग्लैंड से मिल्क की इजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। अब ये जो 2 हार्मोन है ये हमारे पास क्या होंगे,
तब तक सिक्रीट होंगे जब तक बेबी जो है वो मेमोरी ग्लैंड को क्या करेगा, सक करता रहेगा, ठीक है। बट व्हेन द बेबी स्टॉप टू सक द मेमोरी ग्लैंड, then no message is transmitted या no nerve is transmitted to the hypothalamus, so the hypothalamus do not give any signal to the posterior loop of the pituitary gland. In response, the pituitary gland will not secrete the prolactin and oxytocin, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, जब स्टिमुलस स्टॉप होगा तो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन की सिक्रीशन भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक ही हमारे पास क्या था, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। और यहाँ पे आके आज का हमारा लेक्चर जो है वो एंड होता है, ठीक है। थैंक यू।